सांगितलं तसं फक्त अभिजितच नाही, पण एक चांगला शिकलेला, मिसळणारा आणि सगळ्यांचे काम करणारा, रात्र दिवस एक करून तुमच्या सगळ्यांच्यासाठी धावणारा असा एक चांगला उमेदवार महाविकास आघाडीच्या तर्फे यावेळीच दिलं गेलं. आणि जसं सांगण्यात आलं आजपर्यंत, ही जागा कधी कोणीही काँग्रेसमध्ये आम्ही असताना किंवा राष्ट्रवादीमध्ये असताना कोणी कधी सिरियसली हा जागा लढवली नाही, कधीच नाही. मी अभिजितला हेच सांगत होतो की आजपर्यंत या ग्रॅज्युएट कॉन्स्टिट्युएन्सीसाठी प्रचार असो की कुठलाही म्हणजे कोणाला मतदान मागायची आम्हीच काम केलं. बबनराव तायवाड्यांनी पहिल्यांदा ते प्रयोग केला होता, पण ज्या पद्धतीने आपण आज लढत आहोत तसं कधीही या निवडणुकीमध्ये आपण सहभाग केला. तो अभिजीत को वोट मिलने में कोई कसर रहेगी नहीं. इनकी विजय आज से ही निश्चित है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है. आज के पत्रकार परिषद का उद्देश्य ये है कि हम आपके माध्यम से गोंदिया जिले के सभी मतदाताओं को विनती करना चाहते हैं कि हमारे महाविकास आघाड़ी के ये ग्रेजुएट मतदार संघ के उम्मीदवार अभिजीत गोविंदराव वंजारी, इनको सबने मदद करना चाहिए, भरघोस वोटों से जिताना चाहिए. ये विनती करने के लिए ये सभा भी बुलाई और आप सभी लोगों को आपके माध्यम से लोगों को निवेदन करने के लिए कि आज की बैठक है. आयुष्यकालीनच्या बाबतचा आणि बेरोजगारांचा विषय आपण उपस्थित केला. मी मला सांगत होतो की गेल्या 5 वर्षात महाराष्ट्रामध्ये एकही नोकऱ्या घेतल्या गेल्या नाहीत आणि महापोर्टल वगैरेच्या नावाने कोणती भरती मेगा भरती अशा या नावाने बेरोजगारांना फसवलं. आणि ही निवडणूक त्या पदवीधरांचीच निवडणूक आहे. त्यांना सातत्यानं फसवलं गेलं होतं आणि गेल्या अनेक वर्ष या मतदारसंघावर त्याच लोकांचं राज्य आहे. महाराष्ट्रातलं सरकार, तुम्ही महाराष्ट्र सरकारचं बजेट आपण बघितलं असेल, तो मार्चमध्ये पहिला बजेट या सरकारने दिलेला होता. कुठलाही टॅक्स नाही, फक्त डिझेल पेट्रोल 1 रुपया त्याच्यावर टॅक्स लावायचं सरकारने हे केलं होतं. नाहीतर बजेट म्हटलं तर सरकार प्रत्येक वस्तू टॅक्स लावून मग तो पैसा गोळा करून मग तो विकासासाठी त्याचा प्लॅन केला जातो. राज्य कर्जामध्ये डुबलेलं असताना सुद्धा राज्याच्या जनतेवर भार न जाताही राज्याच्या विकासाचं विजन घेऊन महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वामध्ये त्या पद्धतीचा निर्णय घेतला. आणि पण त्याच काळामध्ये कोरोना आला आणि गेल्या 11 महिन्यापासून आपण गेले 9 महिन्यापासून आपण पाहतोय की या कोरोनाच्याच ह्याच्यामध्ये आपण अडलेलो आहोत. जी काही परिस्थिती आहे ती कोणाशी लपलेली नाही आहे. केंद्र जीएसटी देत नाही ते पण आपल्याला माहिती आहे. तो आपला अधिकार आहे, कारण की जो आपला जी घटना दुरुस्ती करून आर्थिक धोरणातून जीएसटी, त्या जीएसटी मध्येच त्यांनी राज्याचा किती वाटा राहील, केंद्राचा किती वाटा राहील, हा सगळा पैसा गोळा झाल्यानंतर तो राज्याला दिलाच पाहिजे. हा बंधनकारक असतं आणि घटना दुरुस्ती करून, कारण की जे आर्थिक धोरण बाबासाहेब आंबेडकरांचं होतं ते बदलवून नरेंद्र मोदीच्या सरकारने जीएसटी हे आर्थिक धोरण आणलं आणि त्या धोरणामध्येच त्या घटनेमध्ये दुरुस्ती केली. त्याच्यामध्ये हे सगळं टाकलं. पण आता आमच्याजवळच नाही तर आम्ही तुम्हाला कुठून दिली. हे पैसे आहेत आणि त्याच्यातही तुम्ही बघितलं असेल मागच्या वेळेस एटीचा ऑडिट करा, अकाउंट ऑफ जनरल जे महालेखाकार असतात त्याचा ऑडिट होतो केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा. त्यांनी एजीने सांगितलं की हा जो पैसा आला होता हा तुम्हाला दुसरीकडे खर्च करता येत नव्हता, तुम्ही कसा केला हा आक्षेप त्याच्यामध्ये घेतला.
आणि एकीकडे राज्यांना सांगतो की आमच्यावर पैसे नाही. म्हणजे घटनेतल्या दुरुस्तीला घटनेलाही मानायचं नाही अशी पद्धतीची केंद्रातली परिस्थिती आहे. आणि मी मगाशी सांगत होतो की मुंबईसारखं शहर एक तासही बंद राहिलं तर कोट्यावधी नुकसान राज्याचं आणि देशाचं होतं. कारण की देशाची ही आर्थिक नगरी आहे, ती गेल्या 8 महिन्यापासून बंद आहे. आता आपण दिवाळी सुरू केली मुंबई, तर त्याच्यात अजून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला हे आपण आपल्या पेपरच्या माध्यमातून चॅनलच्या माध्यमातून बघत असतात. त्याच्यामुळे जीविताचं पहिलं महत्व आहे. विकासामध्ये आपण मागं पुढं होत बसू, कारण की कोरोनासारख्या महामारीमध्ये किती लोक मेली त्याचे आकडे आपल्याला सगळ्यांना घ्यायला गेलो तर आपल्याला त्याला बघायला मिळेल. चांगली लोक पण गेली. आणि म्हणून राज्य सरकारने जीविताचा पहिले प्रश्न आणि कोरोनासाठी जे काही आपल्याला हा जो रोग आपल्या राज्यामध्ये आहे त्याला कसं संपवता येईल त्याच्यावर उपाययोजना याला प्राधान्य पहिले दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जो प्रश्न विचारला हे सगळं गट्टा त्यांचा त्यांनी करून ठेवलेलं आहे. पण राज्य सरकार त्याच्यामधलं हे सगळे प्रश्न निस्तारण्याचा सरकारची भूमिका आहे महाविकास आघाडीची. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रश्न विचारला त्याचं हेच उत्तर. इसलिए आपको कहा कि आप समझदार हमें आपसे भी सुनना हम चाहते हैं. मोट सब्जेक्ट है कि ग्रेजुएट मतदारसंघ का ये इलेक्शन है और जो बेरोजगारी का प्रश्न सबसे बड़ा यहाँ पर है. जो लोग नौकरी पे लगे हैं उनके प्रश्न है कि उनको पगार भी नहीं मिल रहा है, काम बिना तत्व वाले हैं, कोई जूनी पेंशन के इशू है, ऐसे सब इशू को है. ये इशू को जिस तरह से सत्ता में वो लोग थे सत्ता में उठाने की जरूरत थी वो नहीं करें. और नौकरी का मैंने जब कहा कि इन लोगों ने गए 5 साल में एक भी नौकरी नहीं दी, उल्टा महापोर्टल के नाम से बेरोजगार को लूटा, इन लोगों ने पदवीधर को लूटा. तो ये परिणाम ये सब वोटर के ऊपर है. और हमारे उम्मीदवार जो है अभिजीत बंजारे इनका ऑलरेडी संपर्क बना हुआ है, गए 2 साल से ये कोशिश भी कर रहे हैं. और मिशन परिवर्तन जो उनका स्लोगन है वो परिवर्तन आपको देखने मिलेगा. इलेक्शन बहुमत से ये महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अभिजीत बंजारे जीतेंगे. सरकार महाविकास आघाड़ी की है और जब सरकार में हम साथ में हैं तो हम लोग एक सरकार करके काम करेंगे जो लोगों के हित में जॉइंटली काम करेंगे. और वो ये चुनाव में भी आपको देखने मिलता है. इशू यह है कि राज्य सरकार की भूमिका आज भी स्पष्ट है. परसों सरकार ने भी वही बात कहा कि हमने जो बोला वो करेंगे. लेकिन जीएसटी का इशू जो मैंने तभी इशू किया आखिर पैसा ये सबसे बड़ी बात है. आज 60,000 करोड़ के घाटे में खुद का यानी जो हमारा वितरण कंपनी जो है एमएससीबी का जो पूरी कंपनियां है वो 60,000 करोड़ के घाटे में है. और ये 60,000 करोड़ तो अलग हो गए और फडणवीस सरकार के सरकार में ये सब उसके और 13,000 करोड़ अदानी के देने के अलग से. यानी आज हम अगर पैसा हमारे को उनके पास क्योंकि ये कंपनी है ये विद्युत वितरण जो होता है ये सब एक बिजनेस है, ये सरकार का एक भाग है. लेकिन इनमें लेना देना एक व्यवस्था है. तो इसमें इन लोगों ने इस तरह से पैसा उसमें 60,000 इंक्वायरी भी लगा दी. सरकार ने तो घोषणा भी कर दी कि जो भी करप्शन हुआ है उसके चौकसी करेंगे करके. सरकार की मानसिकता आ चुकी है. लेकिन आज ये नहीं है सरकार का कि सरकार ने ये भी कह दिया कि हमारे पास आज नहीं है लेकिन हम भविष्य में इस विषय में हम बिल्कुल पहल करेंगे. और मोर्चा निकालने वालों ने पहले अपनी बात लोगों को बताना चाहिए ना, वो तो उनका इशू होना चाहिए. तो इसलिए उसका राजकारण नहीं होना चाहिए. जो स्थिति आज राज्य की है वो सरकार ने सामने रखी है उसके बारे में सोच के हम सरकार को यही कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का जो नियम लागू किया था वो राज्य सरकार के नहीं थे. लॉकडाउन के नियम क्योंकि ये राष्ट्रीय आपत्ति घोषित की गई थी 144 धारा जो लगाई गई थी वो केंद्र सरकार की थी. केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइन राज्यों को देती थी उसका पालन राज्यों को करना ही पड़ता है. एक बात केंद्र ने क्योंकि आपातकालीन स्थिति जब शुरू होती है उसमें केंद्र जो आदेश राज्यों को देगा उसका पालन करना ही पड़ता है. मैं तुमको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जो जल्दी आपके समझ में आएगा. केरल में कोरोना शुरू हुआ पहला, लेकिन वो लिटरेट है सुशिक्षित राज्य है. वो राज्य ने 15 दिन में पहले लॉकडाउन में कोरोना क्लियर कर लिया. जब केंद्र सरकार ने देश के महामहिम प्रधानमंत्री ने जब दूसरी बार लॉकडाउन जारी किया तो उसमें केरल ने कहा कि
लॉकडाउन में पूरे नुकसान हो रहे हैं, रोजगार जाने ही हो रहे हैं। केंद्र ने वहां मिलती बेच दिया। अगर लॉकडाउन में शामिल नहीं होंगे तो तुम्हारा राज्य को बर्खास्त करना वो करने के अधिकार उस धारा में संवैधानिक अधिकार उनको दिया गया है, उसलिए उन्होंने मिलती दिया। वो राज्य लॉकडाउन में शामिल हो गया, सरकार कौन बर्दाश्त करेगा उन्हें राज्य। तो जो भी केंद्र सरकार के जो भी आदेश आते हैं उसका पालन करना ये राज्यों को बंधनकारक रहता है। आप लोगों को माध्यम से हमने जो भी आज अभी कार्यक्रम हुआ तो उसमें हमने अभिजीत वंजारी को ज्यादा से ज्यादा वोटों की छूट देने का आह्वान हम दोनों ने। देखो दो चीजें है बेटा, ये कास्ट का इशू नहीं है, मैं जो लहर चल रही है मैं तुमको बता रहा हूँ, ये कास्ट का इशू नहीं है। ब्राह्मण भी लोग मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे को मिले थे कल भी भंडारा में मिले थे। अब ब्राह्मणों में क्या प्रॉब्लम है तुमको ये बताता हूँ। जो आरएसएस का ब्राह्मण है ना तो वो उनका है, और जो दूसरा ब्राह्मण है जो आरएसएस नहीं है वो उनका नहीं, उनको भटकने भी देते हैं। तो ये कोई जात का और इसका इलेक्शन नहीं है, ग्रेजुएट मतदार संघ का इलेक्शन है। और जिस तरह से मैंने तुमको कहा कि गए 50 साल में उन लोगों ने इस मतदार संघ को अपनी भूमि समझकर जिस तरह से इन लोगों ने उसको सत्ता का एक पैसा कमाने का रास्ता बनाया, वो अब एक पदवीधर मानने को तैयार नहीं है। उसमें बदल ये माननीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे के आदेश के अनुसार महाविकास आघाड़ी के अंदर हमको काम करना है। सोशल मीडिया के अंदर में शिवसेना युवा सेना के लिए कौन क्या डालता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। शिवसेना के पक्ष प्रमुख का आदेश है महाआघाड़ी का काम करना, और शिवसेना महाआघाड़ी का काम करेगी। इस बार पहली बार महाविकास आघाड़ी के माध्यम से धान उत्पादक किसानों को न्याय देने की व्यवस्था शुरू हुई 700 रुपये बोनस में। अब ये 700 रुपये बोनस मिलने से एचएमटी श्रीराम जैसे धान भी 2 सेंटर पर बिकना चालू हुआ। पर जैसे ही ये हुआ वैसे ही भंडारा हो, गोंदिया हो, गढ़चिली हो, चंद्रपुर, यहाँ पर ये माफिया सक्रिय हुआ और इन लोगों ने जंगल का सरबराह दिखा दिया। इन लोगों ने धान न खरीदते हुए भी उसको खरीदते दिखाया, वो भी रिकॉर्ड पे है। मैं तो कोई ऐसा आरोप नहीं कर रहा, ये तो रिकॉर्ड में चौकसी में है। तो जो भी 5 संस्था थी उसमें वो आज भी बंद है। रहा साले का सर का इशू है, उसमें कुछ पेपर ऐसे जोड़े हैं कि उसमें मैंने सब खरीदा बराबर है, रिकॉर्ड पे ऐसा दिखाया, ऐसा मुझे कलेक्टर ने बताया। उसमें भी उसने जो रिकॉर्ड देखो कि अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि धान निकल गया किसान का, और इसलिए अभी हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि पालक मंत्री की कमेटी के नीचे में अध्यक्ष कमेटी बनाए, उसमें धान की खरीदी ये सरलता से हो, और उसमें ये जो माफिया किसान को नकली साथ वाला दिखाकर किसान को प्रलोभन देकर ये खरीदते हैं, इससे पैसा कोई मेरे घर का प्रफुल्ल भाई के घर का या उद्धव ठाकरे जी के घर का पैसा नहीं जा रहा, अभी तुम्हारा पैसा है। 700 रुपये बोनस हमने दिया है, तो ये पैसा तो आखिर ये तो लूट के ले जा रहे हैं ना, और किसान को नहीं। किसान का धान जाता है तो किसान का धान खरीदा नहीं जाता, किसान का धान वहाँ पर वहाँ के उनके केंद्र पे ले जाया जाता है तो वही नहीं पड़ा रहता है, वहाँ से चोरी होती है। वहाँ पे अगर बारिश आ गई तो उसमें धान खराब हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक व्यवस्था हम बना रहे हैं। किसी को एक्शन लेने का, किसी को फांसी पे चढ़ाने का हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू एकदम क्लियर है कि धान किसानों के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई और किसान का ही धान खरीदा जाए, यही हमारा उसमें का मकसद है। जो बदमाशी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने की जो अभी कमेटी बनाई है स्पीकर अध्यक्षता नीचे, अब क्या हो गया कि उसमें पटवारी भी है, प्रॉब्लम में आगे सब आ गए, उसमें सब धान खरीदने में विलम्ब हो रहा है। तो हमने 2 दिन के लिए कार्रवाई रोक दी है, वो हमने लेकर निकाल दिया है। 2 दिन के लिए हमने ये कार्रवाई रोक दी है। लेकिन ये जो है अभी इसमें सुधार हमने बहुत सारा किया है। इस बार गड़बड़ तो होगी नहीं ऐसा हमें लगता है, लेकिन गड़बड़ करने वाले बचेंगे नहीं, उनके ऊपर पूरी एक्शन होगी इस तरह से कड़ाई। क्योंकि किसान की योजना किसान के लिए हो, या हम लोग हमारे सबका इरादा है। समय को देखते हुए निर्णय लिया गया। शासन ने योजना किसान के लिए बनाई है, सोसाइटियों के लिए नहीं बनाई या व्यापारियों के लिए नहीं बनाई। इसलिए अगर जैसे ने कहा चौकसी होगी, और अभी टेम्पररी क्योंकि धान इतनी आवक हो रही है और उसकी उतनी मात्रा में खरीदी हुई नहीं थी, इसलिए
जैसे इन्होंने कहा कि थोड़े दिन के लिए उसको बंद नहीं किया है, मगर अभी कंटिन्यूएशन में आ जाए और बाद में जो गलत करेगा जिसकी भी जैसी चौकसी होगी और गलत आदमी को बिल्कुल सजा होनी चाहिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं। आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, आपने धान का इशू निकाला करते हैं, यूपी में 700-800 रुपए में धान बिक रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में, वहां तो यूपी की सरकार किसकी है तो पता है, और जो लोग ये लोग इसमें राजकारण करते हैं उनको पहले पूछो तुम यूपी तो जाके आओ। हम लोगों ने महाराष्ट्र में धान किसान को, महाराष्ट्र में दूसरे किसानों को क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी आप पता कर रहे हैं। हम लोगों ने कैसी मेहनत की, क्या कसरत करना पड़ता हम दोनों को पता है। नाना वो इसमें नहीं, मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि ये जो राजकीय व्यवस्था जो बनाते हैं ना लोग फालतू के नेतागिरी, उनको समझाओ, पहले उत्तर प्रदेश से जाके आओ, वहां से समझो ना। अभी तो वहां पे भी इन लोगों ने धंधा कर दिया, वहां से धान लाना चालू कर दिया। हमारी खड़ी ना चाहिए इस बात, हमारे किसानों को, क्योंकि पहले ही बार फसल कम हो गई, अब वो किसान को उचका रहे कि मेरे 20 क्विंटल गिना जाए, 13 क्विंटल क्यों गिना जाए, अभी तो फसल ही नहीं ना। इस बार फसल की परिस्थिति आपको पता है, तुड़तुड़ा बारिश से हमने उसका कम भी कर दिया है। किसान का धान बचेगा तो उसके लिए हम सोचेंगे, लेकिन बाहर के धान जो लाके बाहर के राज्य का यहाँ पे जो करेगा और देश हमारे राज्य की तिजोरी लूटने का काम कोई करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पैसा किसान को नहीं जा रहा है।